मैंने जो ग्राउंड पे देखा और आपने जो यहाँ देखा, हम दोनों उसको लेकर के डिस्कस करेंगे और अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो अनुभव है, उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं अभी। तो आपके हिसाब से 400 पार का नारा जो एग्जिट पोल में दिखा, जो उसका अपर लिमिट था, जो उसका अपर फिगर था, तो क्या वो सच होता तो वो दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर हम जो एग्जिट पोल आया है करीब CS बहुत सारे न्यूज एजेंसी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का हो गया या जन की बात का हो गया या बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं उनका देखा जाए, जिनका जिनका भी है, सबने बीजेपी को सबसे पहली बात कि 300 प्लस ही दिया है, किसी ने 300 से अंदर नहीं दिया है। और एनडीए जो है वो 350 से 380 90, एक हम इंडिया टुडे माई एक्सिस का छोड़ दे, वो उसने 401 दिया है। ठीक है, तो ये बात अगर वो दे रहे हैं तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, हमें ये देखना होगा कि पहले तो बीजेपी ने बहुत अच्छे से लोगों के मन में ये बैठा दिया कि हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, और उन्होंने टारगेट ना बढ़ा दे दिया 400 का, कि वो बीजेपी वर्कर्स को निकालने के लिए, घर से निकालने के लिए, कई बार होता है ना कि जब आदमी को पता चलता है कि यार ये आदमी जीत ही रहा है, तो इसके लिए हम क्या ही या हम क्यों वोट करने के लिए जाए, बहुत दूर पे रहें दो। लेकिन बीजेपी ने अपने वोटर्स को निकालने के लिए ये नारा दिया, ये टारगेट दिया कि 400 पार, पहली बात। और कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर तो ये डर था ही कि अगर वो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले अगर इस बार अगर वो थोड़ा भी नीचे जाते हैं, अगर जैसे वो पिछली बार 303 थे, अगर वो 270 प्लस जाते हैं लेकिन 300 के नीचे रहते हैं, तो फिर पब्लिक को वो एक अच्छा मैसेज नहीं दे पाएंगे और अब संगठन पे वो पकड़ उतनी अच्छी से नहीं बना पाएंगे, जो कि इनकी 2019 से 2024 तक में जो नरेंद्र मोदी का टेन्योर देखा जाए तो जितने भी बड़े डिसीजन थे। देखिए, अब जब 2014 में एनडीए आई और उसमें बीजेपी 282 सीट ले गई थी, लेकिन जितने भी उनके घोषणा पत्र के बड़े जो वादे थे, जैसे 370, राम मंदिर, 3 तलाक, उन पे उन्होंने बहुत काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही बीजेपी 300 के पार गई तो उन्होंने ये सारे फैसले एक झटके में लेने शुरू कर दिए, सब राम मंदिर बना, 3 तलाक और ये सारी चीज़ें। लेकिन बीजेपी की वो इससे आगे की सोच रही है, वो यूसीसी आना चाहती है। आपको पता है कि अगर यूसीसी आएगा और वन नेशन वन इलेक्शन, हाँ, वन नेशन क्या मोदी गवर्नमेंट जो 3.0 होगा उसमें यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे हार्ड स्टेप्स या जो पेंडिंग उनके डिसीजन थे, क्या वो देखने को मिलेंगे? देखिए, ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो अक्सर चौंकाती रहती है। चुनाव के ठीक पहले 10% रिजर्वेशन लेके आना, पिछले हमने देखा कि मानसून सत्र खत्म होने के बाद सरकार ने स्पेशल मानसून सत्र बुला लिया और एक महिलाओं के लिए बिल पेश कर दिया। इस बार कहा जा रहा है कि यूसीसी को लेके गवर्नमेंट एक बड़ा स्टेप ले सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये अपनी आखिरी रैली में कहा था कि 4 जून को नतीजे आने के 6 महीने बाद ही कोई बड़ा जो राजनीतिक भूचाल आने वाला है। तो यूपी की बात हो और वहाँ पे बाहुबल से लेकर के और धनबल का नाम ना आए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता। जो हॉट सीटें हैं वहाँ पे जितने मठाधीश हैं, जितने बड़े बड़े जो कैंडिडेट हैं, वो अपनी जोर आजमाइश करते हैं। और यूपी के जो हॉट सीट्स हैं, जैसे कन्नौज, जहाँ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैदान में हैं, मैनपुरी जहाँ से उनकी पत्नी डिम्पल यादव मुलायम सिंह यादव की विरासत को पिछली बार यानी बाई इलेक्शंस में और अब की बार इलेक्शंस में आजमा रही हैं, मतलब उनको बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं। बदायूं जहाँ से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य मैदान में है, फिरोजाबाद जहाँ से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय प्रताप सिंह मैदान में है, और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव यानी मुलायम परिवार से यानी समाजवादी पार्टी के परिवार से कुल 5 सदस्य घर के हैं। उसके बाद हम बात करूँ, मतलब हॉट सीट की बात करूँ तो रायबरेली, अमेठी, रायबरेली से जहाँ से राहुल गांधी मैदान में है, अमेठी से केएल शर्मा और स्मृति ईरानी बीच सीधा मुकाबला है, बनारस से नरेंद्र मोदी और अजय राय, बलिया से चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर और सनातन पांडे जो पिछली बार हार गए थे, चंदौली से लघु भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे जी मैदान में हैं, जौनपुर से भाजपा से कृपा शंकर सिंह जो सीधे महाराष्ट्र से गृह मंत्री थे, वहाँ के गृह राज्य मंत्री थे, जो वहाँ के विपक्ष है वो कह रहा है कि वो हेलीकॉप्टर से लैंड कर दिया, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। जौनपुर का जो चुनाव है इसलिए काफ़ी दिलचस्प हो गया कि जिस तरीके से धनंजय सिंह लड़ाई में थे, फिर उनकी पत्नी श्रीकला को बीएसपी ने टिकट दिया, फिर एंड मोमेंट पे काट दिया। उसके बाद फिर सपा ने बसपा में कद्दावर मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में ले आई। जौनपुर की जो पॉलिटिक्स है वो धनंजय सिंह के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए मानने में कोई किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। इस बात को आप मानते हैं? देखिए, ये कहना कि धनंजय सिंह पिछले
करीब 2 चुनाव से 6 चुनावी राजनीति से दूर रहे। खैर वो रहे, चुनाव में रहे, 2014 चुनाव लड़ा, हार गए, वो बात अलग। 2009 से 2014 तक सांसद भी रहे। और फिलहाल उनकी जो पत्नी है, जौनपुर की जिला पंचायत श्रीकला रेड्डी जो हैं, उनकी पत्नी है, वो बीजेपी के सपोर्ट से ही जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जौनपुर के। तो ये कहना कि उनका प्रेजेंस नहीं है या उनकी मौजूदगी से खेल बन या बिगड़ नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि अगर धनंजय की मौजूदगी से अगर खेल नहीं बिगड़ता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि बीजेपी को मेन टाइम पे रघुराज प्रताप राजा भैया को बीच में लाना पड़ा, खुद गृह मंत्री अमित शाह को बार-बार इंटरफेरेंस करना पड़ा, 2-3 बार मिलना पड़ा। कहा जाता है कि ये मीटिंग हैदराबाद में हुई थी, राजा भैया ने अमित शाह की मीटिंग कराई थी, जबकि राजा भैया की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है प्रतापगढ़ और जौनपुर, अगर हम मैप पे देखें तो दोनों अलग अलग इलाकों में है। राजा भैया आते हैं प्रतापगढ़ में, अवध में आते हैं, और ये जौनपुर जो है वो पूर्वांचल का जिला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ठाकुरों का एक बेल्ट है, और जौनपुर में ठाकुर अच्छी खासी तादाद में है जो कि चुनाव पलट सकते हैं। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि उनका प्रेजेंस किसी भी पार्टी के लिए फायदेमंद तो है। जब पूर्वांचल का नाम आए उसमें गाजीपुर का नाम शामिल ना हो तो लगता है कुछ अधूरा सा है। गाजीपुर हाँ, यानी बिल्कुल वही सीट, यहाँ से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। उससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सांसद बने थे जब उन्होंने मनोज सिन्हा को 2019 में हराया था, और अब की बार पारसनाथ राय वहाँ से उनके खिलाफ यानी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो गाजीपुर का जो समीकरण है, कहा जाता है कि जो गाजीपुर का जो चुनावी मूड है वो हमेशा सत्ता के विपक्ष रहता है। यानी पिछली बार विधानसभा चुनाव में जब योगी सरकार जब बनी थी तो 5 के 5 जो सीटें थी वो सपा खाते में गई थी, और उससे पहले जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी तब भी वहाँ से गाजीपुर ने दूसरे पार्टी को यानी विपक्ष को मौका दिया था। अब की बार गाजीपुर का माहौल क्या कहता है? देखिए विकास, अगर हम अब मैं आपको पहले करेक्ट कर दूं कि गाजीपुर में 5 नहीं 7 विधानसभाएं हैं, लेकिन जब लोकसभा की बात आती है तो जो मुख्तार अंसारी की जो गृह एरिया है, जो गृह विधानसभा है, वो आ जाता है बलिया में चला जाता है। अब हम आते हैं गाजीपुर में, तो हम जब गाजीपुर के इतिहास को देखते हैं तो पहले आपने जैसे बताया कि हमेशा सत्ता के विरोध में ही रहा है, लेकिन फिलहाल 3 चुनाव मनोज सिन्हा वहाँ से जीते, 98 का, 99 का, 2014 का। लेकिन वहाँ पे देखा जाए कि बसपा पिछले चुनाव में जीती थी सपा के गठबंधन से, और इस बार सपा से ही वही उम्मीदवार हैं जो कि बसपा से सांसद बन चुके हैं, अफजाल अंसारी। और अफजाल अंसारी का सिर्फ यही एक पहचान है, उनका एक पहचान ये भी है कि मोहम्मदाबाद से 5 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। 2004 में वो फिर से सपा के टिकट पे जीते, 2009 में राधे श्याम सिंह जीते, फिर 2014 मनोज सिन्हा, और फिर 2019 में। अगर हम पिछले 4 चुनाव को हम ध्यान से देखें 2004 से लेकर अब तक, तो कोई भी ऐसा इकलौता मौका नहीं रहा है जबकि गाजीपुर की जनता ने एक ही सांसद को रिपीट किया हो। 4 में देखिए अफजाल, 9 में राधे श्याम, 14 में मनोज सिन्हा, फिर 19 में। लेकिन हाँ, इस बार कहा जा रहा है कि मनोज सिन्हा जो है, सॉरी माफ करिएगा, अफजाल अंसारी, उनके जीतने के चांसेस हैं। रीजन 2-3 बताता हूँ। गाजीपुर आज इस चुनाव में इतिहास को ब्रेक करेगा। जिस तरीके से यूपी ने योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार मुख्यमंत्री बना करके सारे रिकॉर्ड को ब्रेक किया था, उसी तरह गाजीपुर में अब की बार एमपी जो के सांसद हैं वो रिपीट होने वाले हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि देखिए, मैंने जहाँ तक एनालाइज किया है 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर कट हैं। पहला कि मुख्तार अंसारी को निधन से लोगों में एक सहानुभूति उपजी है। दूसरा, समाजवादी पार्टी का जो वोट है कंसोलिडेट हुआ है और एक तरफा गया है, ठीक है। दूसरा, बीजेपी ने प्रत्याशी अच्छा नहीं उतारा, और उतारने में बहुत लेट कर दिया, जिसकी कि बहुत पॉपुलरिटी नहीं है। देखिए, आप एक कहते हैं ना कि एक प्रोफेशनल और एक होता है नौसिखिया से तुक्का लगता है, और प्रोफेशनल शिकार एकदम अपना काम करता है। अगर अफजाल अंसारी देखा जाए तो प्रोफेशनल राजनेता हैं, पार्ट टाइम राजनेता नहीं है वो। लेकिन हमारे जो पार्षद रहे हैं, ये इनको तो भाई पढ़ा रहे थे, अचानक से उनको बस मिल गया, टीचर हैं। तो भाई देखिए, मुझे नहीं लगता कि गाजीपुर का जो झुकाव है वो सत्ता पक्ष के साथ जाएगा। वैसे भी भले ही केंद्र में किसी या स्टेट में किसी बने, वो अक्सर अगेंस्ट ही जाता है। हमने भी हॉट सीटों पे बात करी, अब हम बात करते हैं वर्डिक्ट पे। हम जितनी हॉट सीटें गिनाई, यूपी का जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से, और हम दोनों यानी जो आपने देखा जो हमने देखा, उसके हिसाब से आपके मुताबिक हॉट सीटों में कौन कौन कहाँ जीत रहा है, और कितनी सीटें आप दे रहे हैं बीजेपी को, कितनी सीटें आप दे रहे हैं इंडिया अलायंस को? देखिए, मैं बीजेपी को नहीं दूंगा, मैं इंडिया को दे देता हूँ। अगर मैं अपना ऑब्जर्वेशन बताऊँ तो मुझे लगता है कि इस बार इंडिया जो है वो यूपी में 15 से 20 सीटें बहुत अच्छे से ले जाएगा। और उसमें जो है हमें ये याद रखना कि पिछली बार भी इंडिया 15 सीटें जीता था, लेकिन वो 15 सीटें वो बसपा के साथ जीता था। लेकिन इस बार वो बसपा के साथ नहीं है, बसपा अलग है वो। और इस बार जो सीटें आएंगी वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की होंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि 15 से 20 सीटें, इसमें सबसे बड़ा जो डेंट है यूपी में बीजेपी को, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में लग रहा है। बाकी अवध में आप आ जाइए और बुंदेलखंड आ जाइए, तो मुझे लगता है कि ये जो दोनों रीजन मिलकर करीब
करीब करीब 40-45 सीटें लाती हैं, ये पूरा बीजेपी को जाने वाला है। 1-2 सीट अपवाद हो सकता है। जो मेरा एनालिसिस वो ये कहता है कि 50 के अराउंड 55 के अराउंड एनडीए यानी बीजेपी प्लस बेंजी एनडीए जो है अलायंस की सीटें रहने वाली हैं, और 23 टू 25 के आसपास ये इंडिया अलायंस के आसपास ये खाते अनुसार सीट जाने वाली है। और बसपा अब की बार अपना सिर्फ वोटिंग परसेंटेज ही नहीं, अपना जनाधार वोट भी खोने जा रही है, क्योंकि जो उनके वोटर्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को नहीं पा रहे थे इस पूरे चुनाव में। ये आपने बहुत सही कहा कि बसपा ना सिर्फ अपना वोटिंग परसेंटेज बल्कि अपना जनाधार खो रही है। ये बात बिल्कुल आपने सच बोला है। रीजन 2 बता देता हूँ मैं आपको। जो बसपा के साथ गैर यादव ओबीसी था उत्तर प्रदेश में, माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में यादव वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, मजबूती के साथ खड़े, जो थोड़े बहुत बसपा के साथ थे, वो अभी की जो छिटके हैं वो तो सपा में ही गए हैं। और जो गैर ओबीसी पिछड़ी जातियाँ थी, गैर यादव ओबीसी थे, उन्होंने अपने इस चुनाव में पहली प्रेफरेंस भाजपा को नहीं दिया है, उन्होंने पहली प्रेफरेंस दिया है सपा को। और गैर जाटव जो हैं या कुछ हद तक जाटो वोटर्स भी सपा के साथ गए हैं, भाजपा के साथ नहीं गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की एक लाइन थी और विपक्ष की कि ये संविधान खत्म कर देंगे। 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं उसको ग्रास रूट लेवल पे पहुंचा है वो। अब वो ना बड़े लेवल पे लोगों को ये हिट किया है। देखिए ओबीसी अपर कास्ट जो है, जिसे हम कहते हैं ना कि ओबीसी में भी कुछ अपर कास्ट ओबीसी हैं, कुछ लोअर कास्ट ओबीसी हैं, लेकिन जो गैर यादव और गैर जाटो ओबीसी और दलित हैं, उनको लगा था कि संविधान बचाना है तो अब की हमें जाना ही पड़ेगा सपा के साथ, क्योंकि बसपा अपना एक अच्छा मैसेज नहीं दे पाई। बसपा पूरे चुनाव में गायब रही। मायावती ने पूर्वांचल में कोई रैली नहीं की होता। ये उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में जो करीब 25 सीटें आती हैं, विधानसभा की करीब 100 सीटें आती हैं, वहाँ पे वो एक प्रत्याशी नहीं देती हैं। कई सीटों पे ऐसे प्रत्याशी देती हैं जहां लग रहा है कि वो साफ साफ लगता है कि वो बीजेपी को समर्थन देने के लिए उतारे गया है ताकि वो सपा का कुछ वोट कम कर सके। तो ये बात एकदम सच है कि बसपा न सिर्फ अपना जनाधार खोने जा रही है, बल्कि इस बार वो वोटिंग परसेंटेज भी मुझे तो लगता है कि वो 10 के नीचे ही आ जाएंगे। हमने बात करी अभी यूपी के हॉट सीटों पे, एग्जिट पोल पे हमने बात की। एग्जैक्ट जो आंकड़ा है, जो पूर्वानुमान है सभी लोगों का, जब पूरे कयास लगा जा रहे हैं, कल उस पर ब्रेक लग जाएगा और 4 जून को पता चलेगा कि किसकी अब की बार जो सरकार बनने जा रही है। क्या एक बार फिर से मोदी सरकार आ रही है, या फिर अब 2 बार के बाद फिर से एनडीए गवर्नमेंट बनने जा रही है।